हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मई महीने के दूसरे हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 8 से लेकर के 14 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, जहाँ से भी आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं क्वेश्चंस, वो सारे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को किस शहर के अंदर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इंडियन एयरफोर्स का विरासत केंद्र बनाया गया है, एक हेरिटेज सेंटर बनाया गया है जहां पर भारतीय वायुसेना के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। तो आपको बताना है कि इस सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंडीगढ़। तो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर बनाया गया है चंडीगढ़ में, और इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और इंडियन एयरफोर्स के बीच में पिछले साल समझौता भी हुआ था। तो अभी इसी सेंटर का उद्घाटन कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 9 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठे मोचा चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया है? तो मोचा चक्रवात हाल ही में आया है बंगाल की खाड़ी में, और इसको ये नाम दिया है यमन कंट्री ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में आया है और इसको नाम दिया है यमन देश ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 8 मई को, क्योंकि एक संस्था है इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। तो इसी कारण से हेनरी ड्यूनेंट की जो जयंती है उसको 8 मई के दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस जो है इसको 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये सर्वाधिक बार है जब किसी को नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा बार मिला है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस बार के वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। 9 से लेकर के 11 मई तक 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो आसियान का यहाँ पर यह मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का ये एक संगठन है, यानी कि आसियान के मेंबर्स की संख्या है 10। और इसमें वैसे 11वां जो मेंबर बनेगा वो होगा ईस्ट तिमोर। ये भी आपको याद रखना है, पिछले साल ही इसको मंजूरी दी गई थी कि आसियान का 11वां मेंबर कंट्री बनेगा ईस्ट तिमोर। तो आसियान देशों का जो शिखर सम्मेलन होता है हर साल, इस बार 42वां शिखर सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया कंट्री के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसियान कंट्रीज के लीडर्स ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यहाँ पर आपको बता दूं, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत आसियान का एक डायलॉग पार्टनर है, जिसके चलते भारत और आसियान का एक अलग से शिखर सम्मेलन होता है। तो इस बार के आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर हाल ही में एक बुक लिखी गई है। इसका टाइटल है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, यानी कि भारत की राष्ट्रपति ने किस तरीके से एक आदिवासी क्षेत्र से निकलकर भारत के राष्ट्रपति पद तक का सफर पूरा किया है, उसी के बारे में ये बुक लिखी गई है। तो इसको लिखा है कस्तूरी रे ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, और ये जिस जनजाति से बिलोंग करती हैं उसका नाम है संथाल जनजाति। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो है इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में बन गए हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम को लार्सन एंड टुब्रो ने अपना चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। 12 और 13 मई को हिंद महासागर सम्मेलन का छठा संस्करण कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो होता है, इस बार इसका छठा संस्करण हुआ है और इसकी मेजबानी बांग्लादेश ने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने हिंद महासागर सम्मेलन के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इस बार हुई है ये कहाँ पर हुई है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी थीम भी रखी गई है। इसकी थीम रखी गई थी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंट फ्यूचर पार्टनरशिप।
पीस प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंट फ्यूचर पार्टनरशिप। प्रसिद्ध लेखक शमरेश मजूमदार का मई 2023 में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस भाषा में लिखते थे। तो समरेश मजूमदार, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भारत के एक मशहूर बंगाली लेखक थे, यानी कि बांग्ला भाषा में लिखते थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको बता दूं कि इनको साल 1984 के अंदर जो साहित्य अकादमी अवार्ड होता है वो भी दिया गया है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है काम बेला। काम बेला इनकी रचना के लिए 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। और साल 2018 में जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने बंग विभूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया था। इनकी एक बुक सीरीज भी है, यानी कि पुस्तक की एक श्रृंखला भी इन्होंने लॉन्च की थी जिसका नाम है अनिमेस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल जो है ये राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेलते हैं और हाल ही में इन्होंने एक मैच के दौरान सिर्फ 13 गेंदों के अंदर ही 50 रन कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि अर्धशतक पूरे कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने यशस्वी जायसवाल ने। आपको बता दूं कि इससे पहले यह रिकॉर्ड पैट कमिंस और केएल राहुल के नाम था। दोनों लोगों ने 14 गेंदों में यह रिकॉर्ड बनाया था। आसियान भारत समुद्री अभ्यास यानी कि आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का समुद्री चरण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि जो आसियान है ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनका संगठन है। इसमें टोटल 10 देश आते हैं। भारत इसमें मेंबर नहीं है, लेकिन भारत क्योंकि आसियान का डायलॉग पार्टनर है तो भारत का आसियान से अलग से सम्मेलन भी होता है। और अभी पहली बार भारत और आसियान का समुद्री अभ्यास भी हुआ है, यानी कि भारत की नेवी और आसियान कंट्रीज की जो नेवी है वो एक साथ इस अभ्यास में शामिल होते हैं। तो ये अभ्यास पहली बार हुआ है और इसका आयोजन 2 चरण में किया गया। इसका जो पहला चरण था यानी कि हार्बर फेज, जिसको बोलते हैं बंदरगाह चरण, वो आयोजित किया गया था चांगी नेवल बेस पर। चांगी नौसेना बेस जो है ये सिंगापुर के अंदर है, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और दूसरा इसका जो सी फेज है यानी कि समुद्री चरण, वो आयोजित किया गया साउथ चाइना सी में, यानी कि दक्षिण चीन सागर में, जो कि हाल ही में न्यूज में था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण चीन सागर। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, आसियान और भारत का पहली बार समुद्री अभ्यास हुआ है। इसका आयोजन 2 चरणों में हुआ है। हार्बर फेज हुआ है चांगी नौसेना बेस पर, और जो इसका समुद्री चरण हुआ सी फेज, वो आयोजित किया गया साउथ चाइना सी में। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये एक फार्मूला 1 रेस हाल ही में हुई है और इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के मियामी में इसका आयोजन किया गया था और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टापन ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मैक्स वर्स्टापन है ये नीदरलैंड के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये रेडबुल रेसिंग होंडा के लिए ड्राइव करते हैं। ये जिस कंपनी की कार ड्राइव करते हैं वो है रेडबुल। 8 मई 2023 को भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इंडियन एयरफोर्स का एक मिग 21 एयरक्राफ्ट हाल ही में राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास क्रैश हो गया। बेसिकली ये एक घर पर जाकर गिरा और उसमें 3 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो मिग 21 जो जहाज है वो क्रैश कर गया। मिग 21 जहाज को भारत ने रसिया से खरीदा है, ये भी आपको याद रखना है। राफेल विमान को भारत ने फ्रांस कंट्री से खरीदा है और सुखोई 30 MKI विमान जो है उसको भी भारत ने रसिया से ही खरीदा है। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का मिग 21 जो जहाज है वो राजस्थान में क्रैश हो गया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश में शितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शितवे बंदरगाह है ये भारत की हेल्प से बनाया गया है, भारत की सहायता से बनाया गया है म्यांमार के अंदर। म्यांमार का एक रखाइन स्टेट है, म्यांमार का जो रखाइन राज्य है वहां पे सेतुवे बंदरगाह बनाया गया है भारत की हेल्प से और अभी इसका उद्घाटन कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ये जो सितवे पोर्ट है, आप इसको यहाँ पर मैप पे भी देख सकते हैं, इस जगह पर म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे पोर्ट पड़ता है जिसका उद्घाटन किया गया है। आपको पता होगा एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट।
कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत का जो कलकत्ता में बंदरगाह है वहां से लेकर के शितवे पोर्ट को समुद्री मार्ग से जोड़ा जाएगा। फिर शितवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में है, इसको रोड के जरिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ा जाएगा। तो ये है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और इसी के एक हिस्से के रूप में म्यांमार के अंदर सितवे बंदरगाह का निर्माण किया गया था, जिसका हाल ही में उद्घाटन हो चुका है। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 9 मई को म्यांमार के किस बंदरगाह पर पहला भारतीय मालवाहक जहाज प्राप्त किया है। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो भारत का कलकत्ता बंदरगाह है, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी बोला जाता है, यहाँ से कुछ समय पहले एक जहाज को रवाना किया गया था, एक मालवाहक जहाज को रवाना किया गया था और अभी वो 9 मई को वो पहुंचा म्यांमार के सितवे पोर्ट पर। तो सितवे पोर्ट पर इसको भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रिसीव किया और इसी के साथ इस पोर्ट का भी उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर आंसर होगा सितवे बंदरगाह। जम्मू कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। तो इस साल के फरवरी महीने में मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। तो जम्मू कश्मीर के जिस जिले में लिथियम के भंडार मिले थे वो था रियासी जिला। और अभी जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के अंदर भी लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। राजस्थान के नागौर जिले के अंदर जो डेगाना नगर पालिका है वहां पे लिथियम के भंडार की खोज की गई है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये जानकारी भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी है। हाल ही में तूतीकोरिन और मालदीव के बीच सीधी नौवहन सेवा का उद्घाटन किसने किया है, यानी कि डायरेक्ट शिपिंग सर्विस शुरू हो चुकी है भारत के तूतीकोरिन से लेकर के मालदीव के बीच में। तूतीकोरिन जो है ये आप जानते हैं कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसी का नया नाम है थूथुकुडी। तो तूतीकोरिन पहले इसको बोलते थे। यहाँ से लेकर के मालदीव के बीच में एक डायरेक्ट शिपिंग सर्विस शुरू हो चुकी है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं यानी कि शांतनु ठाकुर ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन का जो बंदरगाह है वो भारत की मेजर पोर्ट्स में आता है और उसका नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट उसका नया नाम है। तो वहीं से एक जहाज को इन्होंने रवाना किया मालदीव के लिए। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, हाल ही में ये बुक लॉन्च की गई है। आपको बताना है कि ये किसकी आत्मकथा है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन के जीवन के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी यानी कि जीवनी बोला जाता है। लेकिन जब कोई पर्सन अपने ही बारे में, अपने ही जीवन के बारे में लिखता है तो उसको आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड नाम की जो बुक है इसको लिखा है के शैलजा ने। तो के शैलजा जो है ये कौन है, ये केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और केरल की जो मौजूदा सरकार है सीपीआईएम पार्टी, उसकी ये एक सदस्य है। तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है जिसका नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के शैलजा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नामित किया है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने हाल ही में एक इंडियन अमेरिकन पर्सन को अपना डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर बनाया है, यानी कि घरेलू नीति से रिलेटेड ये सलाह देंगी अमेरिकी राष्ट्रपति को। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है नीरा टंडन। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अजेय वॉरियर 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। अजेय वॉरियर नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इंडिया और यूके का ये अभ्यास है। दोनों कंट्रीज के जो आर्मी हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटेन। इस बार ये कहाँ पर हुआ है, इस बार ये ब्रिटेन के शैलिसबरी क्षेत्र के अंदर हुआ है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी लंदन है और ब्रिटेन के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ऋषि सुनक और वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। 5 से लेकर के 13 मई के बीच में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो भारोत्तोलन यानी कि वेटलिफ्टिंग में एशिया लेवल की चैंपियनशिप हाल ही में हुई है और इसका आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया के अंदर। दक्षिण कोरिया का जो शहर है जहां पर यह हुई उसका नाम है जिनजू शहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार की जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है उसका आयोजन 5 से लेकर के 13 मई के बीच में साउथ कोरिया के
जिंजू शहर में आयोजन किया गया। भारत के विजेताओं की अगर हम बात करें तो भारत ने यहाँ पर सिर्फ एक ही मेडल जीता है और वो भी सिल्वर मेडल। तो ये मेडल भारत को किसने दिलाया? ये दिलाया है बिंदिया रानी देवी ने। बिंदिया रानी देवी भारत की एक मशहूर भारोत्तोलक हैं। भारोत्तोलक में वजन उठाना होता है, तो बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भार उठाने वाली खिलाड़ी बनी, जिसके चलते इनको सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। अमेरिका की यात्रा के दौरान 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में भाग लेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून 2023 को अमेरिका की स्टेट विजिट पर जाने वाले हैं। ये ऑफिशियल विजिट नहीं होगी, ये एक स्टेट विजिट होगी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और वहाँ की जो फर्स्ट लेडी हैं जिल बाइडेन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया है राजकीय रात्रि भोज के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, वो हर साल भारत में एक खास दिन पर होता है 11 मई को, क्योंकि 11 मई सन 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और वो कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। तो इसी दिन के अवसर पर 11 मई को हर साल भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस बार के नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम रखी गई है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। मोल्लम चेनमो त्योहार हर साल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? मोल्लम चेनमो त्योहार जो है ये लद्दाख का एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मोल्लम चेनमो त्योहार कहाँ पर होता है? लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर सिर्फ दो ही जिले हैं, लेह और कारगिल, और लेह यहाँ की राजधानी है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो उनका नाम है बीडी मिश्रा, जो कि इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनको लद्दाख का उपराज्यपाल बना दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है ये कोलकाता शहर का जो बंदरगाह है, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह बोला जाता है, उसको मैनेज करती है, कोलकाता बंदरगाह को। तो हाल ही में क्या हुआ है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए हैं रथेंद्र रमन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि एक स्पोर्ट्स जगत में एक पुरस्कार होता है जिसको बोलते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। ये पुरस्कार खेल जगत में काफी उत्कृष्ट पुरस्कार है और ये साल भर में जो सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस बार का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी कि साल के जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला है वो दिया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन भी हैं। फिर इसी तरीके से पूछा गया है कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में? तो इस बार महिलाओं में सबसे बेस्ट खिलाड़ी रही सैली एन फ्रेजर प्रिस। सैली एन फ्रेजर प्रिस जो हैं ये जमैका के खिलाड़ी हैं। जमैका के कई सारे धावक फेमस हैं, जैसे कि आप जानते हैं उसैन बोल्ट, तो जमैका कंट्री की ही है शैली एन फ्रेजर प्रिस और ये भी एक धाविका हैं। तो इनको साल के सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने आपको बताया कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड हाल ही में अनाउंस किया गए हैं, तो इसमें आपको 4 मेन अवार्ड याद रखने हैं। पहले और दूसरे मैंने आपको बता दिए हैं, यानी कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बना है? लियोनेल मेसी। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना है? सैली एन फ्रेजर प्रिस। फिर ऐसे ही आपको याद रखना है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, साल की सबसे बेस्ट टीम कौन रही? अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, यानी कि किस खिलाड़ी ने कोई विशेष उपलब्धि अपने करियर में हासिल की है? तो वो हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ये सिर्फ 19 साल के हैं और इन्होंने पिछले साल यूएस ओपन का खिताब जीता था। तो स्पेन के हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस बार के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके नए सीईओ के रूप में एक महिला को नियुक्त किया गया है और इनका नाम है लिंडा याकिरिनो।
तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं कि ट्विटर के मालिक एलोन मस्क हैं, क्योंकि पिछले साल एलोन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद जो उस वक्त सीईओ थे वो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल थे, लेकिन फिर इनको हटा दिया गया इस पद से और खुद एलोन मस्क ही सीईओ बन गए थे ट्विटर के। लेकिन अब ट्विटर के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है लिंडा याकीरिनो को। T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में 300 विकेट लेने वाले जो पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं वो हैं युजवेंद्र चहल। हाल ही में एक आईपीएल मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। T20 में सर्वाधिक 300 विकेट लेने वाले भारत के ये खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे युजवेंद्र चहल आईपीएल में कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी के लिए खेलते हैं। 1 से लेकर के 5 दिसंबर तक वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इस साल के अंत में 1 से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल होगा, जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल इस बार होगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह इसका 5वां संस्करण होगा और इसकी थीम रखी गई है एमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेद। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रथम गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो भारत की जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने हाल ही में पहली बार गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी को दिया है और जिस पर्सन को अवार्ड दिया गया उनका नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जो है इन्होंने खगोल विज्ञान में काफी उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की जो बुक हाल ही में लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन है? तो मेड इन इंडिया नाम की ये जो बुक हाल ही में रिलीज की गई है इसको लिखा है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत कौन है? ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मेड इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ यानी कि पौधों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस होता है और ये मनाया जाता है हर साल 12 मई को। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो सी हैरियर जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, हाल ही में इसका म्यूजियम बनाया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सी हैरियर म्यूजियम बनाया गया है, जहां पर एक सी हैरियर 606 नाम का जो एयरक्राफ्ट है उसको रखा गया है। तो इसका उद्घाटन किया है जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यानी कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस अभिनेता ने वायु नामक एक फूड डिलीवरी ऐप का शुभारंभ किया है? तो वायु नाम का जो फूड डिलीवरी ऐप है ये स्विगी और जोमेटो जो कंपनियां हैं उसी के जैसा एक फूड डिलीवरी ऐप है और इसको लॉन्च किया है सुनील शेट्टी ने। अभिनेता सुनील शेट्टी ने वायु नाम के इस फूड डिलीवरी ऐप का शुभारंभ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जो सुनील शेट्टी है इन्होंने वायु नाम के इस फूड डिलीवरी ऐप के अंदर इन्वेस्ट भी किया हुआ है और अभी के समय ये इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो इसी कारण से इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो चिकित्सा उपकरणों की जो लागत है उसको कम करने के लिए देश में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा वो बनेगा गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध नगर को ही नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पर यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में यूपी सरकार ने अनाउंस किया है कि एक तो मैंने आपको बताया कि यूपी में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनेगा, ये बनेगा गौतम बुद्ध नगर में। और यूपी का पहला फार्मा पार्क कहां पर बनेगा, ये बनेगा ललितपुर जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ललितपुर। जो ललितपुर जिला है ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्यूमा इंडिया जो कि एक स्पोर्ट्स ब्रांड है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है कार्तिक बालगोपालन को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
प्यूमा इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं कार्तिक बालगोपालन। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फिच रेटिंग्स के द्वारा भारत के लिए संशोधित जीडीपी विकास का अनुमान क्या है? तो फिच रेटिंग्स जो कि अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने अनुमान लगाया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी विकास दर होगी 6%। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो वित्त वर्ष 2023-24 है ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है और ये 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट की संस्था है, वो हर महीने क्रिकेट के जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। अप्रैल महीने में सबसे बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है फक्र जमा को। फक्र जमा जो है ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है। इसी तरीके से आपसे महिलाओं का भी पूछ सकते हैं कि अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया? तो इनका नाम है नारुमोल चाइवई। नारुमोल चाइवई जो है ये हैं थाईलैंड कंट्री की। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अभी के समय थाईलैंड की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन भी है। देन इस क्वेश्चन में आपको बताना है वीडा जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की ब्रांड है, ये किस कंपनी के द्वारा संचालित एक उभरता हुआ मोबिलिटी ब्रांड है? क्योंकि हाल ही में इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडा नाम की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की ब्रांड है इसको लॉन्च किया था हीरो मोटोकॉर्प ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में क्या हुआ है, वीडा का जो वीडा V1 प्रो मॉडल है, जो वीडा V1 प्रो मॉडल है, इसने 24 घंटों के अंदर लगातार 24 घंटे के अंदर इसने 1780 किलोमीटर की यात्रा की और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 24 घंटों के अंदर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं की थी। तो वीडा V1 प्रो जो है ये वीडा ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको हीरो मोटोकॉर्प ने बनाया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया जो बीमारी है ये एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि माता पिता से ये बच्चों में हो सकती है। तो ये एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है और इसके लिए जो दिवस होता है वो मनाया जाता है हर साल 8 मई को। यानी कि जिस दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है उसी दिन ये भी मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की थीम रखी गई है बी अवेयर शेयर केयर। आगे आप न याद करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना आपको जरूर याद रखना है, बी अवेयर शेयर केयर। निम्न में से कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की है। किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो इसको आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी नाम का जो अभियान है इसको भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी, तो उन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो है इसके अंतर्गत आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके समग्र विकास पर फोकस किया जाएगा, उनको पढ़ाई के साथ साथ उनके अच्छे पोषण का भी ध्यान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 12 मई को, क्योंकि 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है जिनको आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कहा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम रखी गई है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी नर्सेस हमारा भविष्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा राज्य चलने का अधिकार नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राइट टू वॉक पॉलिसी को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब राज्य। और जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसका मेन मकसद है कि लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार दिया जाए। यहाँ पे इस पॉलिसी के अंतर्गत होगा ये कि एजेंसियां जो हैं जो सड़कें बनाएंगी उनको ये बोला गया है कि आने वाले समय में फ्यूचर में जो भी रोड्स बनेंगी उस पर उनको साइकिल ट्रैक और फुटपाथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी कि इस तरीके से साइकिल ट्रैक और फुटपाथ रोड के साथ में बनाए जाएंगे ताकि लोग आसानी से सुरक्षित तरीके से चल सकें। तो पंजाब राज्य के अंदर ये शुरू किया गया है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के सहयोग से
भारत ई मार्ट पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? जो भारत ई मार्ट पोर्टल है, यहाँ पर सामानों की खरीद और बिक्री की जा सकेगी और इसको लॉन्च किया है भारतीय डाक ने, यानी कि इंडियन पोस्ट ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से बंदरगाह को जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा साल 2023 के लिए प्रतिष्ठित सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कार्गो जहाजों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए जो कोचीन पोर्ट अथॉरिटी है उसको यह सम्मान दिया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी कब से एक समान वर्दी पहनेंगे? तो हाल ही में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है कि इंडियन आर्मी के अंदर, यानी कि जो भारतीय सेना है उसमें ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के जो भी अधिकारी हैं वो अब एक समान वर्दी पहनेंगे, यानी कि उन सबके जो वर्दी होगी वो एक समान होगी। तो 1 अगस्त 2023 से लागू होगा। जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। हालांकि कर्नल से लेकर के नीचे के जो और रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, उनकी जैसी यूनिफॉर्म है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के जो अधिकारी हैं उनके लिए कॉमन यूनिफॉर्म होगा। हाल ही में ड्रोन का उपयोग करके ब्लड बैग डिलीवरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? यानी कि पहली बार ब्लड बैग को डिलीवर किया गया एक ड्रोन का इस्तेमाल करके। तो ये कहाँ पर किया गया और किसने किया? इसको संचालित किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसने नोएडा के एक अस्पताल से लेकर के दिल्ली के एक अस्पताल में ब्लड बैग को पहली बार सफलतापूर्वक ड्रोन का इस्तेमाल करके डिलीवर किया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने परीक्षण किया था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एम पॉक्स बीमारी के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को कब समाप्त कर दिया है? सबसे पहले आपको बता दूं, जो एम पॉक्स बीमारी है इसी को पहले मंकी पॉक्स बीमारी बोला जाता था, लेकिन फिर WHO ने इसका नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया था। तो एम पॉक्स बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया था? 23 जुलाई 2022 को। पिछले साल जब इसके केसेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे तो मंकी पॉक्स बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अभी मई 2023 में इसकी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि मंकी पॉक्स बीमारी अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के इस युग में अपराध और सुरक्षा पर एक G20 सम्मेलन होगा और इसकी मेजबानी भारत ही करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष अपना भारत है। तो भारत ने हाल ही में अनाउंस किया है कि NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर एक G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में होगा और ये सम्मेलन अभी जुलाई महीने के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी। पूरी दुनिया में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, उनके बारे में, उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो हर साल ये फिक्स नहीं होता है, साल में 2 बार ये मनाया जाता है। एक तो मई महीने का दूसरा शनिवार, इसी तरीके से अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार। तो इस बार ये कब पड़ा है? 13 मई को और 14 अक्टूबर को। तो 13 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, इस बार के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम रखी गई है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। मई 2023 में किस पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? स्टे इन योर लेन अभियान जो है ये चालकों को अपने लेन में बने रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है शारजा पुलिस के द्वारा। UAE की जो शारजा पुलिस है उसने स्टे इन योर लेन अभियान को शुरू किया है ताकि लोग अपनी ही लेन में चलें, दूसरी लेन में ना जाएं। ये क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए किस मंत्रालय ने जीका के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म है स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाई जाने वाली है और इस रूट पर कई सारे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। तो इन स्टेशनों के आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए ही स्मार्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो इस स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय
सहायता के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया गया है? जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ में। तो भारत के जिन 2 मंत्रालयों ने इसके लिए समझौता किया है उनके नाम हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि रेल मंत्रालय। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? और दूसरा सवाल है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने मई महीने के दूसरे सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कॉन्फिडेंटली कर पाएं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।